नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां जोशीमठ संकट पर पीएमओ ने हाई लेवल मीटिंग की है। पीएम मोदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की है। सुरक्षा और पुनर्वास के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी ली है। पीएम मोदी ने सीएम धामी को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। 68 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। 600 से अधिक परिवार खतरे वाली जोन में आ रहे हैं। जनता की सुरक्षा करनी है और जोशीमठ को बचाना है। इस कठिन समय में पूरी सरकार जोशीमठ के लोगों के साथ है। मुख्य सचिव और डीजीपी ने भी प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया है। देखिए, हाई लेवल मीटिंग हुई है और मीटिंग में जोशीमठ की स्थिति को लेकर खासतौर से चर्चा की गई है, क्योंकि बड़ी चुनौतियां हैं कि लोगों की जान भी बचानी है, लोगों का आशियाना भी बचाना है। और इसी के साथ महत्वपूर्ण बैठकें हो रही हैं। अब बात पीएमओ कार्यालय तक है और इसके लिए चर्चा हो रही है। तो वहीं मुख्य सचिव और डीजीपी ने प्रभावित इलाके का निरीक्षण किया है और हाई लेवल मीटिंग्स के जरिए ये तय किया जा रहा है कि कितनी तेजी के साथ राहत बचाव कार्य किया जाए ताकि लोगों की जान भी बचाई जा सके, और साथ ही साथ क्या इसके पीछे की वजह है, किस तरीके से इसको वापस से दुरुस्त किया जा सकता है, उस पर चर्चा हो रही है। पूरे मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं व्यक्तिगत रूप से लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं, लगातार जानकारी ले रहे हैं और मुझे भी कल उन्होंने विस्तार से बात की है। सभी विषयों पर विस्तार से उनको बताया है। उन्होंने हर संभव केंद्र की तरफ से मदद का, सहायता का पूरा भरोसा दिया है कि सभी इस प्रकार की सहायता यहाँ पर करेंगे। अभी 68 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। लगभग 600 से कुछ ज़्यादा परिवार ऐसे हैं जो उस जोन में आ रहे हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि उन सभी को सुरक्षित किया जाए। सबसे पहले जान माल की सुरक्षा की जाए, उस पर सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। मैं भी स्वयं वहाँ पर गया था, लगातार मैं भी बात कर रहा हूँ। मुख्य सचिव गए थे, सभी लोग लगे हुए हैं और हम ऐसे कठिन समय में सारी सरकार जोशीमठ वालों के साथ है, जोशीमठ के निवासियों के साथ है। मैं सभी से अनुरोध भी करता हूं कि ये समय अनावश्यक बातें करने का नहीं है। ये समय हम लोगों को एक टीम के रूप में मिलकर सबसे पहले जोशीमठ के लोगों की जान माल की सुरक्षा करनी है। घटना हमारे सामने आई, आपदा आई है। ये आपदा निश्चित रूप से हमें भविष्य के लिए सचेत कर रही है कि जितने भी हमारे ऐसे शहर हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में हैं, उनकी धारण क्षमता कितनी है, उनको कितना कैपेसिटी वो अपने ऊपर भार सहन कर पाते हैं। इस पूरे मामले में सीधा रुख करते हैं, हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या जानकारी, देखिए किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप राज्य सरकारें काम कर रही हैं, क्योंकि बड़ी चुनौतियां हैं, आशियाना भी लोगों का बचाना है, लोगों की जान भी बचानी है। अब प्रधानमंत्री कार्यालय तक बात ये पूरी जा चुकी है और वो भी लगातार संज्ञान ले रहे हैं इस पूरे मामले पर। आज की क्या अपडेट है? जी देखिए, अभी तक इस पूरे प्रकरण को देखें तो केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों बहुत जिम्मेदारी, बहुत गंभीरता के साथ इस प्रकरण को देख रहे हैं। लोगों में आक्रोश है और वो होना जायज़ भी है, क्योंकि कोई अपनी ज़मीन से हट रहा है, कोई अपना पुश्तैनी मकान या अपना प्रतिष्ठान छोड़ रहा है जहाँ से उसकी यादें जुड़ी हुई हैं, उसका रिश्ता है अपनी मिट्टी से, तो गुस्सा होना लाजमी है। लेकिन ये वक्त की मजबूरी भी है और जिस प्रकार से दरारें आ रही हैं और पूरा क्षेत्र डेंजर जोन घोषित हो, ऐसी एक्सपर्ट कमेटी राय भी दे रही है, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सामने भी एक मजबूरी है कि लोगों को वहां से हटा के सुरक्षित शिफ्ट किया जाए। कल प्रधानमंत्री कार्यालय में जो प्रधानमंत्री के सचिव हैं, उन्होंने हाई लेवल बैठक की है। आज 4 अलग अलग एक्सपर्ट्स भी उस इलाके में जा रहे हैं या पहुंच गए होंगे, जिसमें सीमा सुरक्षा सड़क संगठन और बॉर्डर फोर्सेस के भी बड़े अफसर शामिल हैं। पूरा दरअसल ये जो क्षेत्र है, इस जोशीमठ को बचाने के साथ ही इस संस्कृति को भी बचाना है और सीमा से सटे जो क्षेत्र हैं, चूंकि चाइना बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषयों का भी ख्याल रखना है। आज मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि यह मौका अनावश्यक बातें करने का नहीं, आरोप प्रत्यारोप की बजाय सबको सामूहिक रूप से एक साथ आकर मदद करने का है। और मुख्यमंत्री का यह बयान जायज़ भी है, क्योंकि ऐसे मौक़ों पर मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा राजनीति विषयों से भटकाती है।
जबकि असल में जोशीमठ के लोगों को, आसपास के लोगों को मदद की जरूरत है, जिस पर राज्य सरकार व केंद्र सरकार काम कर रही है। आज शाम 5 बजे राज्य के अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन और सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत सिन्हा ये भी पत्रकारों से बातचीत करेंगे और अभी तक की हुई कार्रवाई की जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री अभी थोड़ी देर पहले ही सचिवालय से रवाना हुए हैं। 3:30 बजे मुख्यमंत्री की एनडीएमसी, जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग है, उसके बड़े अफसरों के साथ भी बैठक है। और मेरी जानकारी यह है कि इस विषय में मुख्यमंत्री राज्य सरकार की ओर से अभी तक की हुई कार्रवाइयों पर एनडीएमसी की राय लेंगे और आगे का क्या प्लान बने इस पर भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल, देखिए स्थिति जो है जोशीमठ की, सुदीप, काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और इसको लेकर देखिए बड़ी चुनौती ये भी है कि आखिर इसके पीछे की वजह एक तो सुनिश्चित की जाए, जिस तरीके से एनटीपीसी टनल को लेकर जिक्र हो रहा है उसकी भी सत्यता परखी जाए, साथ ही साथ इस जगह पर दोबारा से लोगों को बसाया जा सकता है या नहीं, इस पर चर्चा होनी है आगे। साथ ही साथ उन लोगों को, जिन लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है, उनके लिए एक बड़ा आशियाना तय करना है। तो ये सब चीज़ें हैं, इनकी व्यवस्था किस तरीके से अरेंज हो रही है वहाँ पर? जी देखिए, मुख्यमंत्री पूर्व में ही कह चुके हैं कि हम चमोली या पीपल कोटी के निकट एक बड़ा भूभाग देख रहे हैं जहां इन लोगों को सुरक्षित बसाना है। और जो समिति लौट कर आई है, समिति ने अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन यही दी है कि इनको प्री फैब्रिकेटेड मकान में फिलहाल शिफ्ट किया जाए और 2 कमरों का ये मकान हो जहां सारी सुख सुविधाएं हों। इसके बाद इनका स्थायी निर्माण कैसे होगा ये भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि प्राथमिकता लोगों को वहां से हटाना, सुरक्षित बसाना, उनका जीवन यापन रूटीन ढर्रे पर लौट सके, रूटीन कामकाज लौट सके, इस पर प्रयास करना है। हालांकि ये कहना और इसको असल में लागू करना, दोनों में अंतर है। और व्यवहारिक तौर पर जो व्यक्ति जहां रह रहा हो उसे किसी अन्यत्र स्थान पर लाना, जहां से अपनी मिट्टी से दूर हो रहा हो, अपने रूटीन कामकाज से दूर रहा हो, आबो हवा, अपने माहौल, अड़ोसियों पड़ोसियों से दूर हो रहा हो, थोड़ा कठिन होता है। पर ये एक चैलेंज है जिस पर राज्य सरकार व केंद्र सरकार काम कर रही है और जमीन का आइडेंटिफिकेशन बहुत तेजी से किया जा रहा है। 6 से अधिक तहसीलदार, एसडीएम और एडीएम अतिरिक्त लगाए गए हैं सिर्फ जोशीमठ काम के लिए, जोशीमठ भू दसाव के लिए, जिसके लिए कमिश्नर ने आदेश किए थे। कमिश्नर गढ़वाल और सचिव मुख्यमंत्री डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम ये जोशीमठ में ही कैंप कर रहे हैं। एसडीआरएफ के जो कमांडेंट हैं मणिकांत मिश्रा, ये भी जोशीमठ में ही कैंप कर रहे हैं। कई बड़े अफसर जोशीमठ में है, क्योंकि राज्य सरकार चाहती है जल्द से जल्द लोगों को वहां से निकालकर सुरक्षित बसाया जा सके और उनका रूटीन कामकाज प्रभावित ना हो, इस पर भी सरकार का फोकस है। बिल्कुल, देखिए बताया जा रहा है सुदीप की 600 से ज्यादा परिवार खतरे वाली जोन में आ रहे हैं। ऐसे में बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए उन तमाम चीजों को व्यवस्थित करने की। जी बिल्कुल, ये बात जैसा कि मैं कह भी रहा हूँ, ये एक बड़ा नंबर है, 600 परिवार। किसी परिवार में 4 लोग भी हैं, किसी में 3 हैं, किसी में 5 हैं। परिवार 600 हैं, इनकी संख्या 2000 से 3000 के करीब हो सकती है। एक बड़ा भूभाग तय करना, ढूंढना, वहाँ सुरक्षित निर्माण करके लोगों को बसाना एक कठिन काम है। पर आज शाम 5 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इंतजार है, जहाँ माना जा रहा है कि अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे सकते हैं। उनके साथ सचिव आपदा डॉक्टर रंजीत सिन्हा भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बसावट को लेकर, लोगों को रिहेबिलिटेट करने को लेकर कुछ अहम जानकारी दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सुदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटते हो आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। देहरादून से अगली खबर, जहां उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में फिर से लौटी है रौनक, जहां सहायक अध्यापक एलटी के अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हुआ है। 19 जनवरी तक होगा सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में पास अभ्यर्थियों का डीवी डॉक्यूमेंट, जहां वेरिफिकेशन के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी यूके SSSC पहुंचे हैं। तो सहायक अध्यापक एलटी के अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हुआ है और इसके लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी यूके SSSC पहुंचे हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में एक बार फिर से रौनक जो है लौटी है, जहां सहायक अध्यापक के जो अभ्यर्थी हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचे हैं। एक बड़ी उम्मीद उनमें जगी है और वापस से वो रौनक लौट आई है और इसी दौरान बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं यूके SSSC अपने वेरिफिकेशन के लिए, अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराने के लिए। और उस वक्त की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी यूके SSSC पहुंचे हुए हैं और बारी बारी से अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा रहे हैं।
काफ़ी खुशी है और जो एक साल से स्ट्रगल चल रहा था वो फाइनली आज फिनिश हुआ है, तो काफ़ी खुशी और एक्साइट भी काफ़ी थे हम एक्साइटेड इस चीज़ के लिए, और फाइनली आज डीबी हो रहा है हमारा। सर 6-7 सालों की मेहनत है, मतलब सोचिए कितनी खुशी होगी। बहुत खुश हैं और बस जल्दी नियुक्ति पत्र हाथ में आए तो फिर स्कूल जाके हम अपने जिस चीज़ के लिए हमने इतनी मेहनत की है वो काम शुरू कर सकें। माना जाए अब यूकेएसएससी में कामकाज शुरू हो गया है। सर लग तो यही रहा है, पर अब जब तक नियुक्ति पत्र हाथ में नहीं आता तो कुछ कह भी नहीं सकते। सर खुशी तो है, लेकिन असली खुशी उस दिन मिलेगी जब नियुक्ति पत्र हाथ में होगा हमारे। और मैं यूकेएसएससी के सचिव का और अध्यक्ष जी का और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहूँगी कि देर लगी पर मतलब जो भी है देर हुई पर अंधेर नहीं है, और जो है उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। और जल्द से जल्द हम नियुक्ति देंगे, मुझे पूरी आशा है, उम्मीद है इस चीज़ की सरकार से और अपने यूके-SSSC से। चयन आयोग के दफ्तर के बाहर जहां हंगामा, धरना प्रदर्शन और आंदोलन होता था, आज वहां एक बदला हुआ नजारा है। और दरअसल इस नजारा बदलने की वजह है नियुक्तियों की शुरुआत होने का दिन आ गया। राज्य सरकार के प्रयासों और यूकेएसएससी की मेहनत से भले ही थोड़ा वक्त लगा, पर एलटी के जरिए नई नौकरियों की शुरुआत हो चुकी है और आज से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू हो गया है। इसके ठीक बाद अब अन्य नियुक्तियां, जो 3 परीक्षाएं निरस्त हुई थी, उनको करके सभी अभ्यर्थियों को, सभी युवाओं को परीक्षा में मौका देने और नौकरी दिलाने की कोशिश की गई है। की जान भी बचाई जा सके और साथ ही साथ क्या इसके पीछे की वजह है, किस तरीके से इसको वापस से दुरुस्त किया जा सकता है, उस पर चर्चा हो रही है। पूरे मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं व्यक्तिगत रूप से लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं, लगातार जानकारी ले रहे हैं। और मुझे भी कल उन्होंने विस्तार से बात की है, सभी विषयों पर विस्तार से उनको बताया है। उन्होंने हर संभव केंद्र की तरफ से मदद का, सहायता का पूरा भरोसा दिया है कि सभी इस प्रकार की सहायता यहाँ पर करेंगे। अभी 68 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। लगभग 600 से कुछ ज़्यादा परिवार ऐसे हैं जो उस जोन में आ रहे हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि उन सभी को सुरक्षित किया जाए। सबसे पहले जान माल की सुरक्षा की जाए, उस पर सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। मैं भी स्वयं वहाँ पर गया था, लगातार मैं भी बात कर रहा हूँ, मुख्य सचिव गए थे, सभी लोग लगे हुए हैं। और हम ऐसे कठिन समय में सारी सरकार जोशीमठ वालों के साथ है, जोशीमठ के निवासियों के साथ है। मैं सभी से अनुरोध भी करता हूँ कि ये समय अनावश्यक बातें करने का नहीं है। ये समय हम लोगों को एक टीम के रूप में मिलकर सबसे पहले जोशीमठ के लोगों की जान माल की सुरक्षा करनी है। घटना हमारे सामने आई, आपदा आई है। ये आपदा निश्चित रूप से हमें भविष्य के लिए सचेत कर रही है कि जितने भी हमारे ऐसे शहर हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में हैं, उनकी धारण क्षमता कितनी है, उनको कितना कैपेसिटी वो अपने ऊपर भार सहन कर पाते हैं। इस पूरे मामले में सीधा रुख करते हैं, हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या जानकारी, देखिए किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप राज्य सरकारें काम कर रही हैं, क्योंकि बड़ी चुनौतियां हैं, आशियाना भी लोगों का बचाना है, लोगों की जान भी बचानी है। अब प्रधानमंत्री कार्यालय तक बात ये पूरी जा चुकी है और वो भी लगातार संज्ञान ले रहे हैं इस पूरे मामले पर। आज की क्या अपडेट है? जी देखिए, अभी तक इस पूरे प्रकरण को देखें तो केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों बहुत जिम्मेदारी, बहुत गंभीरता के साथ इस प्रकरण को देख रहे हैं। लोगों में आक्रोश है और वो होना जायज़ भी है, क्योंकि कोई अपनी ज़मीन से हट रहा है, कोई अपना पुश्तैनी मकान या अपना प्रतिष्ठान छोड़ रहा है जहाँ से उसकी यादें जुड़ी हुई हैं, उसका रिश्ता है अपनी मिट्टी से, तो गुस्सा होना लाजमी है। लेकिन ये वक्त की मजबूरी भी है, और जिस प्रकार से दरारें आ रही हैं और पूरा क्षेत्र डेंजर जोन घोषित हो, ऐसी एक्सपर्ट कमेटी राय भी दे रही है, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सामने भी एक मजबूरी है कि लोगों को वहां से हटा के सुरक्षित शिफ्ट किया जाए। कल प्रधानमंत्री कार्यालय में जो प्रधानमंत्री के सचिव हैं, उन्होंने हाई लेवल बैठक की है। आज 4 अलग अलग एक्सपर्ट्स भी उस इलाके में जा रहे हैं या पहुंच गए होंगे, जिसमें सीमा सुरक्षा सड़क संगठन और बॉर्डर फोर्सेस के भी बड़े अफसर शामिल हैं। पूरा दरअसल ये जो क्षेत्र है, इस जोशीमठ को बचाने के साथ ही इस संस्कृति को भी बचाना है, और सीमा से सटे जो क्षेत्र हैं, चूंकि चाइना बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषयों का भी ख्याल रखना है। आज मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि यह मौका अनावश्यक बातें करने का नहीं, आरोप प्रत्यारोप की बजाय सबको सामूहिक रूप से एक साथ आकर मदद करने का है।
और मुख्यमंत्री का यह बयान जायज़ भी है, क्योंकि ऐसे मौक़ों पर मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा राजनीति विषयों से भटकाती है, जबकि असल में जोशीमठ के लोगों को, आसपास के लोगों को मदद की जरूरत है, जिस पर राज्य सरकार व केंद्र सरकार काम कर रही है। आज शाम 5 बजे राज्य के अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन और सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत सिन्हा ये भी पत्रकारों से बातचीत करेंगे और अभी तक की हुई कार्रवाई की जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री अभी थोड़ी देर पहले ही सचिवालय से रवाना हुए हैं। 3:30 बजे मुख्यमंत्री की एनडीएमसी, जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग है, उसके बड़े अफसरों के साथ भी बैठक है और मेरी जानकारी यह है कि इस विषय में मुख्यमंत्री राज्य सरकार की ओर से अभी तक की हुई कार्रवाइयों पर एनडीएमसी की राय लेंगे और आगे का क्या प्लान बने इस पर भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल, देखिए स्थिति जो है जोशीमठ की, सुदीप, काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और इसको लेकर देखिए बड़ी चुनौती ये भी है कि आखिर इसके पीछे की वजह एक तो सुनिश्चित की जाए, जिस तरीके से एनटीपीसी टनल को लेकर जिक्र हो रहा है उसकी भी सत्यता परखी जाए, साथ ही साथ इस जगह पर दोबारा से लोगों को बसाया जा सकता है या नहीं, इस पर चर्चा होनी है आगे। साथ ही साथ उन लोगों को, जिन लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है, उनके लिए एक बड़ा आशियाना तय करना है। तो ये सब चीज़ें हैं, इनकी व्यवस्था किस तरीके से अरेंज हो रही है वहाँ पर? देखिए, मुख्यमंत्री पूर्व में ही कह चुके हैं कि हम चमोली या पीपल कोटी के निकट एक बड़ा भूभाग देख रहे हैं जहां इन लोगों को सुरक्षित बसाना है। और जो समिति लौट कर आई है, समिति ने अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन यही दी है कि इनको प्री फैब्रिकेटेड मकान में फिलहाल शिफ्ट किया जाए और 2 कमरों का ये मकान हो जहां सारी सुख सुविधाएं हों। इसके बाद इनका स्थायी निर्माण कैसे होगा, ये भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि प्राथमिकता लोगों को वहां से हटाना, सुरक्षित बसाना, उनका जीवन यापन रूटीन ढर्रे पर लौट सके, रूटीन कामकाज लौट सके, इस पर प्रयास करना है। हालांकि ये कहना और इसको असल में लागू करना, दोनों में अंतर है। और व्यवहारिक तौर पर जो व्यक्ति जहां रह रहा हो उसे किसी अन्यत्र स्थान पर लाना जहां से वो अपनी मिट्टी से दूर हो रहा हो, अपने रूटीन कामकाज से दूर रहा हो, आबो हवा, अपने माहौल, अड़ोसियों पड़ोसियों से दूर हो रहा हो, थोड़ा कठिन होता है। पर यह एक चैलेंज है जिस पर राज्य सरकार व केंद्र सरकार काम कर रही है और जमीन का आइडेंटिफिकेशन बहुत तेजी से किया जा रहा है। 6 से अधिक तहसीलदार, एसडीएम और एडीएम अतिरिक्त लगाए गए हैं सिर्फ जोशीमठ काम के लिए, जोशीमठ भूदसाव के लिए, जिसके लिए कमिश्नर ने आदेश किए थे। कमिश्नर गढ़वाल और सचिव मुख्यमंत्री डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम ये जोशीमठ में ही कैंप कर रहे हैं। एसडीआरएफ के जो कमांडेंट हैं मणिकांत मिश्रा, ये भी जोशीमठ में ही कैंप कर रहे हैं। कई बड़े अफसर जोशीमठ में है, क्योंकि राज्य सरकार चाहती है जल्द से जल्द लोगों को वहां से निकालकर सुरक्षित बसाया जा सके और उनका रूटीन कामकाज प्रभावित ना हो, इस पर भी सरकार का फोकस है। बिल्कुल, देखिए बताया जा रहा है सुदीप की 600 से ज़्यादा परिवार खतरे वाली जोन में आ रहे हैं। ऐसे में बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए उन तमाम चीज़ों को व्यवस्थित करने की। जी बिल्कुल, ये बात जैसा कि मैं कह भी रहा हूँ, ये एक बड़ा नंबर है, 600 परिवार। किसी परिवार में 4 लोग भी हैं, किसी में 3 हैं, किसी में 5 हैं। परिवार 600 हैं, इनकी संख्या 2000 से 3000 के करीब हो सकती है। एक बड़ा भूभाग तय करना, ढूंढना, वहाँ सुरक्षित निर्माण करके लोगों को बसाना एक कठिन काम है। पर आज शाम 5 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इंतजार है, जहाँ माना जा रहा है कि अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे सकते हैं। उनके साथ सचिव आपदा डॉक्टर रंजीत सिन्हा भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बसावट को लेकर, लोगों को रिहेबिलिटेट करने को लेकर कुछ अहम जानकारी दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सुदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटते हो आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। देहरादून से अगली खबर, जहां उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में फिर से लौटी है रौनक, जहां सहायक अध्यापक एलटी के अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हुआ है। 19 जनवरी तक होगा सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में पास अभ्यर्थियों का डीवी डॉक्यूमेंट, जहां वेरिफिकेशन के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी UKSSC पहुंचे हैं। तो सहायक अध्यापक एलटी के अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हुआ है और इसके लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी UKSSC पहुंचे हैं। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में एक बार फिर से रौनक जो है लौटी है, जहां सहायक अध्यापक के जो अभ्यर्थी हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचे हैं। एक बड़ी उम्मीद उनमें जगी है और वापस से वो रौनक लौट आई है और इसी दौरान बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं UKSSC अपने वेरिफिकेशन के लिए, अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराने के लिए। और उस वक्त की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी UKSSC पहुंचे हुए हैं और बारी बारी से अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा रहे हैं।
काफ़ी खुशी है और जो एक साल से स्ट्रगल चल रहा था वो फाइनली आज फिनिश हुआ है, तो काफ़ी खुशी और एक्साइट भी काफ़ी थे हम एक्साइटेड इस चीज़ के लिए, और फाइनली आज डीबी हो रहा है हमारा। सर 6-7 सालों की मेहनत है, मतलब सोचिए कितनी खुशी होगी। बहुत खुश हैं और बस जल्दी नियुक्ति पत्र हाथ में आए तो फिर स्कूल जाके हम अपने जिस चीज़ के लिए हमने इतनी मेहनत की है वो काम शुरू कर सकें। माना जाए अब यूकेएसएससी में कामकाज शुरू हो गया है। सर लग तो यही रहा है, पर अब जब तक नियुक्ति पत्र हाथ में नहीं आता तो कुछ कह भी नहीं सकते। सर खुशी तो है, लेकिन असली खुशी उस दिन मिलेगी जब नियुक्ति पत्र हाथ में होगा हमारे। और मैं यूकेएसएससी के सचिव का और अध्यक्ष जी का और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहूँगी कि देर लगी पर मतलब जो भी है देर हुई पर अंधेर नहीं है, और जो है उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। और जल्द से जल्द हम नियुक्ति देंगे, मुझे पूरी आशा है, उम्मीद है इस चीज़ की सरकार से और अपने यूके-SSSC से। बाद चयन आयोग के दफ्तर के बाहर जहां हंगामा, धरना प्रदर्शन और आंदोलन होता था, आज वहां एक बदला हुआ नजारा है। और दरअसल इस नजारा बदलने की वजह है नियुक्तियों की शुरुआत होने का दिन आ गया। राज्य सरकार के प्रयासों और यूकेएसएससी की मेहनत से भले ही थोड़ा वक्त लगा, पर एलटी के जरिए नई नौकरियों की शुरुआत हो चुकी है और आज से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू हो गया है। इसके ठीक बाद अब अन्य नियुक्तियां, जो 3 परीक्षाएं निरस्त हुई थी, उनको करके सभी अभ्यर्थियों को, सभी युवाओं को परीक्षा में मौका देने और नौकरी दिलाने की कोशिश की गई है। यहाँ लालकुआ गोला रोड पर बनने वाले प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज के लिए रेलवे से संवैधानिक मंजूरी मिल गई है, जहां फ्लाईओवर के निर्माण की संभावना को देखते हुए प्रभावितों ने क्षेत्रीय सांसद व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से मिलकर उनको अपनी समस्या से रूबरू कराया है। लोगों ने सांसद से मुलाकात करते हुए कहा है कि रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाने से काफी लोगों को नुकसान पहुंचेगा, उनकी दुकान और मकान प्रभावित होंगे। बता दें, मीडिया में ये खबर छपते ही संभावित रूप से इस पुल से प्रभावित होने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है। वो क्षेत्रीय सांसद व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से मिले और उनसे इस बारे में उचित निर्णय लेने की मांग की है। इस पर अजय भट्ट ने आश्वासन देते हुए कहा है कि जो भी जनहित में उचित होगा वह किया जाएगा। लालकुआ व्यापार मंडल अध्यक्ष दीवान सिंह बिष्ट के नेतृत्व में व्यापारियों ने सांसद अजय भट्ट को ज्ञापन देते हुए कहा कि ओवरब्रिज निर्माण या कराकर कोई वैकल्पिक व्यवस्था कराई जाए। विषय को पहले समझ लूँगा और जो उचित होगा, जो जनता के लाभ के लिए होगा, वैसा ही कार्य किया जाएगा। किसी को परेशानी ना हो, पहला तो हमारा लक्ष्य ये है। जनता की सुविधा के लिए हम काम करते हैं। अगर जनता को ही, लोगों को ही असुविधा महसूस हो रही है तो उस पर पुनर्विचार करेंगे। मैं विभाग के संज्ञान में सारी बातें लाऊंगा। उत्तराखंड के स्कूल 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। कड़ाके की ठंड के चलते शिक्षा विभाग का ये बड़ा फैसला है। महानिदेशक शिक्षा बंशीधर तिवारी ने आदेश जारी किया है। सख्ती से आदेशों के पालन के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो कड़ाके की ठंड के चलते विभाग का ये बड़ा फैसला है कि स्कूल बंद रहेंगे। महानिदेशक शिक्षा बंशीधर तिवारी ने आदेश जारी किया है। इसी के समक्ष सख्ती से आदेशों के पालन के निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस ठंड को देखते हुए 15 जनवरी तक स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। और इस ठंड की वजह से किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर ये आदेश जारी किए गए हैं। उत्तराखंड में 11 जनवरी से मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में 11 जनवरी के बाद बारिश और बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि प्रदेश के पर्वतीय जिलों में उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली समेत अन्य पर्वतीय जिलों में मध्यम से हल्की बारिश होगी। इसके साथ ही इन जिलों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। 11 तारीख को बात कर लें तो आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, उनमें कुछ जगहों में हल्की या मध्यम तक एक आध जगहों में वो बारिश मिलेगी। और इसके अलावा और डिस्ट्रिक्ट बात करें 11 को, तो उसमें आप हिल्स ऑफ देहरादून डिस्ट्रिक्ट की है या फिर टेहरी डिस्ट्रिक्ट है। इसी तरह अंदर के जो हमारे रुद्रप्रयाग और बागेश्वर है, तो उनमें भी कहीं कहीं पर बहुत हल्की बारिश या बर्फबारी उनमें भी कहीं कहीं पर मिलेगी। हिल्स में जो है मैंने जगह तक जो है बहुत हल्की या हल्की तक जो बारिश है, या एक आध जगह आप मॉडरेट तक की भी कह सकते हैं हाई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।